ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम 4 रीडिंग के साथ आए हैं और ये 4 रीडिंग क्लियर करना है। बोर्ड सेंट्रिक की कैसे सवाल बनते हैं, फार्मूला क्या है, मेन चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो हमारी पहली रीडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और फिर अगली रीडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फिर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, हर चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए यह सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है, सोर्स। तो यह अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करेगा, यह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसको चेक करने के लिए एक हम टेस्ट चार्ज उठाते हैं। क्या उठाते हैं, टेस्ट चार्ज। और जब इस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लाते हैं तो यह चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो ड्यू टू दिस चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा। तो इस रीजन को, ये जो इसे जो सोर्स चार्ज है जो अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट कर रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। तो पर यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स, पर यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मतलब पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम एसआई यूनिट निकालें तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। दूसरी चीज़ कि ये पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो बहुत आसान है, आपने 11th में सीखा होगा। फोर्स का होता है एम एल टी की पावर -2 और चार्ज का होता है AT। तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर तो जाएगा एम एल, ये प्लस में ऊपर जाके माइनस होगा और 2 पहले से है। तो टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपल सी डिफिनेशन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। और सिंपल वे पे कहोगे, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के चारों ओर का रीजन, जहाँ पास कोई और चार्ज अगर आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फार्मूला लिख दोगे E=F/Q0 और SI यूनिट डायमेंशनल फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही चीज़ है। कुछ लोग कन्फ्यूज आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या अंतर है, क्या नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे डिफिनेशन, पर यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स, पर यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला एक डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखिएगा, ये एक डेरिवेशन है और इस पे बेस न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ओ पॉइंट लिए, ओ पे +Q चार्ज रख दिए और ओ से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं Q0। क्या रख रहे हैं, Q0 रख रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा। फोर्स किधर काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा। निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अंदर की ओर आती हैं। आगे हम बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, निगेटिव चार्ज है तो किधर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, थोड़ा इंट्रो लिखना चाहिए एक लाइन का, कि आप लिखेंगे लेट ए पॉइंट चार्ज, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, पर इंट्रो डायग्राम के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये आप थोड़ा कोशिश करिए, लिखना सीख लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट रहेगा नंबर उतना अच्छा मिलता है। तो लेट ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, दो ऐसे चार्ज जिनका साइज उनके डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल हो। ठीक है, तो लेट ए पॉइंट चार्ज +Q एट द पॉइंट O
एट द पॉइंट ओ सिचुएटेड इन अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के। एक चार्ज है ओ जिसे पॉइंट ओ पे रखा गया है और ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पी, एट ए पॉइंट पी जो कि ओ से कितने दूरी पर है, आर दूरी पर। यहाँ पे क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितने चार्ज हो गए यहाँ तुम्हारे पास, दो चार्ज हो गए। तो दो चार्ज हो गए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो सीधे लिख दो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पढ़े हो लास्ट वाले वीडियो में, तो क्या होगा 1/4πε0। एक चार्ज क्या है क्यू, एक चार्ज क्या है क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा ला है, कूलॉम्स लॉ। खैर ब्रैकेट में भी लगाना है। फिर तुम्हें इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है पी पे। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट पी। तो अभी फार्मूला पढ़ के आए हो, ई इक्वल क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। इक्वल क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। तो जब एफ की वैल्यू किससे पता है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दो। तो कितनी है 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो इक्वल फार्मूला क्या आ गया 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो आप रख दीजिए न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत। अगर इसी चीज़ को, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको वेक्टर फॉर्म की बात की थी कि आप वेक्टर फॉर्म में, तो आप वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगा दीजिए। ये तो नंबर है, इस पर कोई लेना देना है नहीं। चार्ज, ये चार्ज लिख रहे हैं, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर। डिस्टेंस भी स्केलर है, ये तो सब स्केलर है, इस पर कोई वेक्टर नहीं लगेगा। तो बगल में लिख दो आर कैप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, अगर इन्हीं चार्ज के बीच में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए तो सर तब फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला बनेगा इक्वल 1/4πε0, ठीक है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कहीं प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/k टाइम्स घट जाता है। देख रहे हो, एक ऊपर एक नीचे। क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ता है। कितना पड़ता है, कितना पड़ता है, 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, फिर से एक बार देख लो। ये पॉइंट ओ है, ओ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ओ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हो पी, जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। और टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। अब यहाँ सीधे क्या लगा दोगे, कूलॉम्स लॉ। कौन सा लगा दिए, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ लगाने के बाद क्या लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा दिए फार्मूला इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पे किसका मान रख दिए, एफ का मान रख दिए। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कितना बचा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए इस पर कोई सिंपल से सवाल बन जाते हैं कि कोई एक टेस्ट चार्ज है, क्या है, टेस्ट चार्ज। और वो टेस्ट चार्ज कितना है 1.2 × 10⁻⁻6 है। और उस पर 14.4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो किसका मान है, ये किसका मान है, यह मान हो गया तुम्हारा 1.2 × 10⁻⁻6 कूलम है। तो सीधी सी बात है ई का मान है, किसका मान है, ई का मान है। और ये फोर्स का मान है। तो फार्मूला क्या होता है, एक ई इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ का मान कितना हो गया है, मतलब एफ कितना है 14.4 अपान 1.2 × 10⁻⁻6। अब क्या होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 14.4 अपान 1.2 × 10⁻6। तो इधर भी एक डिजिट डेसिमल है, कैंसिल हो जाएगा। तो 144 अपान 12 × 10⁻6
ठीक है। अब एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो 12 बाहर ही जाएगा, तो आंसर आएगा 12 इंटू 10⁻⁻6। अगर आप राउंड ऑफ नंबर में लिखना चाहते हैं, 12 ज़्यादा हो गया है तो एक इधर डेसिमल खिसका दीजिए, तो हो जाएगा 1.2 हो जाएगा इंटू, और -6 नहीं है, +6 होगा, ठीक है। और तो एक बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा 10⁻6। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी सवाल बनेंगे तो आप बहुत सिंपल तरीके पे लगा सकते हैं। अगली हेडिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? माइकल फैराडे ने दिया। किसने दिया? माइकल फैराडे ने दिया। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि इसका यूज क्या है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर, बिहेवियर, डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या कि मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। ये चार्ज है, ठीक है। ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और एक चार्ज और है जो फ्री है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए। तो अगर इसमें हम कोई चेंजेस करेंगे तो ये अपने ऊपर भी एक चेंज फील करेगा। तो ये जो फ्री है मूव करने के लिए, तो जिस जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे लाइन ड्रा कर देना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मान लीजिए आपके पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, फिर समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। चलिए और अच्छे से समझाता हूँ। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? माइकल फैराडे ने दिया। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? फ्री है, ठीक है। मतलब आप इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस किया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस किया होगा। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यह अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये जहाँ जहाँ मूव करेगा, ये फ्री हो और मूव कर रहा हो, जहाँ जहाँ ये मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पाथ को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कौन है ये? पॉजिटिव चार्ज। कहाँ रख दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये अपने ऊपर क्या फील कर रहा है? एक फोर्स। तो क्या करेगा? मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन को, उसी पाथ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। अब डिफिनेशन देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो यह दिखाता है दैट सो विच वे पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, की कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव कर रहा है, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी नीचे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे ख़त्म होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आते ही आते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ शुरू होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और ख़त्म कहाँ होती हैं? निगेटिव चार्ज से। मान लीजिए कोई सिंगल चार्ज है, कोई क्या रखा हुआ है? सिंगल चार्ज। अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और ख़त्म कहाँ होंगी? इन्फिनिटी पे। कोई सिंगल चार्ज है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा कर्व बनाती हैं? कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा कर्व बनाती हैं? कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, बिना किसी ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक। एनसीईआरटी की वो ये लाइनें हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो आपकी लाइनें मिलेंगी। टू फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? अगर वो ऐसा करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, तो कैसा लूप बनाएंगी? ओपन लूप बनाएंगी। कैसा लूप बनाएंगी? ओपन लूप बनाएंगी। सवाल है क्लोज लूप कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, आगे हम पढ़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है और उनके थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या कैसे, बहुत ध्यान से देखो। ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही हैं? आउटवर्ड जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? आउटवर्ड। तो याद रखना कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएंगी। अगर आइसोलेटेड निगेटिव पॉइंट चार्ज रखा गया है, निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही हैं? अंदर की ओर जा रही हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? अंदर की ओर जा रही हैं। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा गया है तो याद रखिएगा अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में तो ये कहाँ जा रही हैं? आउटवर्ड जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? आउटवर्ड जा रही हैं। और पॉजिटिव से कहाँ जा रही हैं? देखिए निगेटिव की ओर जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर दो लाइक चार्ज रखे गए हैं तो ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो इसकी भी आउटवर्ड जा रही, इसकी भी आउटवर्ड जा रही। ऐसे ही दो निगेटिव रखेंगे तो ये लाइनें इनवर्ट जा रही हैं। किधर जा रही हैं? इनवर्ट जा रही हैं। अगर दो चार्ज प्लेट है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये लाइनें कहाँ जा रही हैं? पॉजिटिव से निगेटिव जा रही हैं। ये कोई कंडक्टिंग स्फेयर है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर जा रही हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी पैरेलल होगी। कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक है। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं होंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए कि हम कोई टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई टेंजेंट ड्रा कर दें तो उसका डायरेक्शन, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो एक पॉइंट मान लीजिए P है, एक पॉइंट मान लीजिए Q है, एक पॉइंट मान लीजिए R है। तो ये जो टेंजेंट है, मान लीजिए ये EP हो गया, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका EQ हो गया, ये आपका ER हो गया। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये डायरेक्शन बताते हैं। टेंजेंट क्या बताते हैं? टेंजेंट जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में वो डायरेक्शन बताते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो। ये भी पूछा गया, कई बार एग्जाम पूछा गया कि टेंजेंट क्या बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो डायरेक्शन बताते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली समझते होंगे, मैथ का पार्ट है, टेन साइन अपान कास जहाँ होता है। ये जब ग्राफ होता है, ये ग्राफ हो गया और ये हो गया तुम्हारा कौन सा? एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? बाई एक्सिस। अगर कोई एक्स एक्सिस में बदलाव आएगा तो बाई, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये अगर यहाँ पर, तो अब यहाँ पहुँच गया, तो एक्स में अगर बदलाव आ रहा तो बाई में अपने आप बदलाव आएगा। तो जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाते हैं तो वहाँ टेंजेंटियल या टैन चीज़ें काम करती हैं। मतलब टेंजेंट मतलब टैन थीटा मूवमेंट आता है, टैन थीटा की वैल्यू लेंगे। ठीक है। चलो, तो ये मैथ का पार्ट है। खैर यहाँ टेंजेंट सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। आपको इतना ध्यान रखना, इस पर कभी बात करेंगे कि टैन थीटा स्लोप में क्यों लेते हैं, स्लोप इक्वल टैन थीटा क्यों होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उम्मीद करता हूँ बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म, एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ शुरू होती हैं? पॉजिटिव से शुरू होती हैं, निगेटिव पे ख़त्म होती हैं, दो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वहाँ याद रखना कि वहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ठीक है। टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सिंपल वे में बोलूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास हो रही हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी पढ़ के आए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी सरफेस से कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ए से। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसका फार्मूला क्या होता है? फाई ई इक्वल या डी फाई ई इक्वल ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ये क्या है? फ्लक्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एरिया वेक्टर है। और ये क्या है? कॉस थीटा, मतलब एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल। अब फ्लक्स मैक्सिमम देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया? टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, मतलब समझो कि अगर एक बकेट है तो उस बकेट में कितना पानी गिर रहा है, सन से कितनी सन रे बाहर आ रही हैं, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कितनी फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास हो रही हैं, और पास कैसे हो रही हैं? नॉर्मली। अगर एरिया बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा जाएंगी, अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? कम जाएंगी। मान लो और अच्छे समझना है, विजुलाइज करना है, तो एक गेट है, आपके क्लासरूम का एक गेट है, और तुम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, तो कितने लोग पास कर रहे हैं, गेट से कितने लोग निकल रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। वही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे दिखाते हैं? फाई से। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? डी फाई इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई इक्वल कॉस थीटा। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत सारे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस कास थीटा। और सबको पता है कि अगर कास 90 का मान कितना होता है, पहले ये याद रखो, कास 90 का मान कितना होता है? 0, और कास 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है। अब अगर कोई सरफेस परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि बारिश सीधे नीचे गिर जाती है, तो तुम बकेट सीधा रखते हो तो पानी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे समझो कि पानी गिर रहा है और बकेट में अगर सीधी बाल्टी रखोगे तो क्या होगा? पानी ज़्यादा आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, ये मान लो बकेट है, इमेजिन करो ये बकेट है और ये बकेट में पानी गिर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? उसको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा का मान 90 डिग्री क्यों नहीं है? तो देखो, एंगल जो हम लेते हैं ना, जो हम एंगल लेते हैं वह लेते हैं एरिया वेक्टर का। किसका लेते हैं? कि एरिया वेक्टर के बीच में कैसा एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, सरफेस का एंगल नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रिक देखो, जो एरिया वेक्टर होता है, आगे हम बनाएं, आगे हम आपको समझाने के लिए आए। ये देखिए, ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इमेजिन करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर भी आ रही है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डायरेक्शन देखो, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर आपको इसको और अच्छे समझना है तो मैं वही एग्जांपल फिर दे रहा हूँ। बकेट है, बकेट में पानी गिर रहा है। क्या गिर रहा है? पानी। ठीक है, तो अगर हमने बकेट को सीधा रखा है पानी के डायरेक्शन में ही, तो हमें पानी ज़्यादा मिलेगा, यानी उस केस में फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। अब मान लीजिए ये पानी ऐसे जा रहा और अब बाल्टी वैसे ही रखें जैसे पहले रखे थे। ठीक है, अब बारिश सीधे ऐसे जा रही है, ये बारिश जा रही, मान लीजिए बारिश जा रही, और आपकी बकेट ऐसे है, अब बारिश ऐसे चली जा रही है, तो बताओ क्या होगा? और इसी में अगर एरिया वेक्टर ड्रा कर दिए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90, और कास 90 का मान कितना होता है? 0। कास 90 का मान कितना होता है? 0। तो इस केस में नो फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं। तो आपको जब भी फ्लक्स में कन्फ्यूजन हो ना, तो आप बाल्टी वाला एग्जाम्पल याद रखिए, बकेट वाला। हमारे देसी लैंग्वेज में उसको बाल्टी कहा जाता है, बकेट बोला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कब कैसे। तो अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और थीटा का मान उस केस में क्या होगा? 0। अगर पैरेलल है सरफेस के तो थीटा का मान क्या होगा? 90, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पैरेलल जा रही हैं तो एरिया वेक्टर ये हो गया, तो थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कास थीटा, जहाँ पे फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है? एरिया वेक्टर, थीटा क्या है? एंगल। तो फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। ये हो गया फ्लक्स। अब फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, तो हम अगर यूनिट निकालें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूनिट निकालने का तरीका क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, ए है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का नहीं निकालना है, पर जो हमारा ई है, तो ई का फार्मूला क्या हो जाएगा? सीधे सीधे न्यूटन पर कूलम, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा एंगल की यूनिट नहीं निकालेंगे, तो एक सिंपल सी यूनिट क्या जाएगी? न्यूटन NC इनवर्स m की पावर 2। एक तो ये यूनिट हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और एक और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर। आगे हम उसको पढ़ाएं।
पूछ लेता। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, किस फॉर्मूले से होती है, V अपॉन L, अगले वाले चैप्टर में मिलेगा। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और एक बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। तो फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं। फिर फ्लक्स जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, फ्लक्स मिनिमम कब होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आया होगा उसे एक बार और देखेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि मैं एवरेज बच्चों के लिए चीज़ों को और ईजी करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं किसी भी टॉपिक को बहुत सिंपल वे में, बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेकर के जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेबल हो उनको लेके आऊँगा, ताकि आप कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।